बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस होता क्या है। बेसिकली ग्रीन हाउस ना कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ऐसे शीशे के बने हुए होते हैं घर। आपने अक्सर देखा होगा कि खेतों में, उन इलाकों में जहाँ बहुत ठंड होती है, तो वो ठंड की वजह से पौधे मुरझा जाते हैं और पौधे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। सम टाइम वो शॉपर उन्होंने लगाए होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन जो होता है ओरिजिनल ग्रीन हाउस, उसमें शीशे की बनी हुई विंडोज़ होती हैं। तो उसमें सन रेज़ जो हैं वो अंदर आ तो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करता है, वापस नहीं जा सकती। रीज़न क्या होती है कि जब वो एब्जॉर्ब होती हैं अर्थ से और उससे, यानी ज़मीन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की ना रेडिएशन बन जाती हैं। अभी मैं आपको उसका फिनोमेना भी दिखाऊंगी। तो वो जो बड़ी वेवलेंथ वाली है ना, छोटी वेवलेंथ वाली आई हैं और बड़ी वेवलेंथ वाली कन्वर्ट हो गई हैं, लंबी लंबी, मतलब बड़ी बड़ी वेवलेंथ वाली। तो उससे ये होता है कि वो बाहर नहीं जा सकती। तो जो शीशा होता है या शॉपर होता है वो इसको इस्केप नहीं होने देता। इसकी एक मिसाल आपको यही बताऊं कि आपकी गाड़ी अगर धूप में खड़ी है, तो क्या होता है कि जब आप उसमें बैठते हैं तो बाहर से भी ज़्यादा आपको ना टेम्परेचर फील होता है गाड़ी में। तो बेसिकली होता ये है कि अंदर हीट अप हो जाता है। तो इस फिनोमेना की बेस पे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, ताकि जो है क्या हो सके कि आपके जो प्लांट्स हैं वो सर्दियों में भी गर्मी ले सकें। तो द ग्लास डज नॉट अलाउ दीज रेज टू स्केप। ग्लास इजाज़त नहीं देता कि ये रेज जो हैं फ़रार हो सकें, उनको उनके अंदर ही ट्रैप कर लेता है, फंसा के रख लेता है। अब ये होता है ग्रीन हाउस। अब इसकी मैं आपको एक शेप दिखा रही हूँ, आपको जो बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा सारा ग्रीन हाउस बनाया हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने कवरिंग शीशे से की हुई है। शीशे से भी बाज़-औक़ात आप देखेंगे पाकिस्तान में ये शॉपर्स लगाए होते हैं, उससे ये बनाया होता है। और ये ज़्यादातर ठंड में करते हैं या ठंडे इलाकों में जब उन्होंने ग्रो करने हैं प्लांट्स, तो ऐसे ग्रीन हाउस जो आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे बनाए जाएंगे। अब यही ग्रीन हाउस हमारी ग्लोब पे भी इफ़ेक्ट करता है, तो हम इसलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं कि सेम उसी तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये आपको लाइट ब्लू सी नज़र आ रही है लेयर, ये एटमॉस्फेयर है, यानी कि हवा है हमारे ग्लोब पे, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक पूरा गिलाफ है हवा का। ठीक है, तो अब इसमें ये एंटर तो हो गई हैं, रेस आ गई हैं ना, देखें बाहर वापस नहीं वो जा पा रही। क्यों? क्योंकि जब एंटर हुई हैं तो वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली हैं, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली हैं। अर्थ ने एब्जॉर्ब करके जब छोड़ी हैं तो वो क्या हैं, लॉन्गर वेवलेंथ वाली हैं, बड़ी वेवलेंथ। मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ ये हो गई, ठीक है, और शॉर्टर वेवलेंथ ये हो गई। मतलब आ रही हैं शॉर्टर वाली, ठीक है, और जब वो जा रही हैं तो बड़ी बड़ी वेवलेंथ वाली हैं, तो वो बाहर नहीं जा सकती। तो ये वेवलेंथ हो गई। वेवलेंथ मतलब कि दो ट्रफ्स और क्रस्ट के दरमियान फासला, ये जो फासला है ये वेवलेंथ कहलाता है। इसको लैम्डा से शो करते हैं। यहाँ आपने ये नहीं बताना वेवलेंथ क्या है, आपने सिर्फ यही बताना है कि ये छोटी वेवलेंथ वाली अंदर आई हैं और जब चली गई हैं तो ये बड़ी वेवलेंथ वाली हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम बड़ी वेवलेंथ वाली हैं, यानी सोलर रिफ्लेक्शन आई और वो आगे चली गई। अब क्या है मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वैसा ही इफेक्ट रखती है। अब सारी गैसें नहीं ट्रैप कर लेती हीट को, CO2 है और कुछ गैसेज हैं जो कि हीट को जज्ब कर लेती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट काज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है, हवा में। अब उसने क्या किया, सूरज की रोशनी आई तो उसको अंदर जमा कर लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि शीशे ने जमा कर लिया था, जैसे कि शॉपर ने जमा कर लिया था और आपको जो है ना वो बाहर नहीं जाने दी थी हीट ग्रीन हाउस में। उसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा ग्लोब है, हमारी पूरी अर्थ है, वो गर्म रहती है। तो दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ग्लोब एंड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में है। मीथेन, ये जो हम गैस जलाते हैं सुई गैस, ये मीथेन है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 N2O ये यूज़ होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ना कार्बन और उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपाउंड हैं। तो ये होते कहाँ हैं, ये जो आपकी फ्रिज है ना उसकी गैस है, तो ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस फिल हुई होती है, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा वाटर वेपर्स, अगर नमी ज़्यादा होगी तो वो भी हीट को कैप्चर करके रखेगी, और दूसरी गैसेस भी हैं जो कम मिकदार में होती हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखते हैं तो 55% जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी हमारे पूरे ग्लोब में जितनी गर्मी है वो ज़्यादातर 55% जो है ना, वो 55% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रही है। क्या करती है, सूरज की रोशनी को अब ट्रैप करके जमा करके बैठ जाती है, जिसको काफ़ी देर अपने पास रखती है, जिसकी वजह से गर्म होते हैं पूरा एटमॉस्फेयर।
तो मोस्ट अबंडेंट गैस है, सारी ग्रीन हाउस गैस हमने पढ़ी है ना जितनी भी, उनमें सबसे ज़्यादा ये है। अबंडेंट मतलब होता है ज़्यादा, और इसकी कंसनट्रेशन पहले कम थी 1990 में 355 ppm, ये उनका पैमाना है मैयर करने का, ठीक है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो 355 ppm थी 1990 में, 1990 में, लेकिन हर साल 1.5 ppm बढ़ती जा रही है। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है कि जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, जलाते हैं, या डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, जंगल काटते जा रहे हैं तो उसकी वजह से ये बढ़ जाती है। चेंज इन लैंड यूज़। अब मैं आपको बताऊं जंगलात के काटने से क्या होता है। हमारे जो पौधे हैं ना, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ले लेते हैं और इससे ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो जब ये पौधे नहीं लेंगे, आप इतने जंगल काट लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा मीथेन है, ये हम जो सुई गैस है वो है 18% ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से होती है। इट स्टेट इन एटमॉस्फेयर फॉर 7 to 10 ईयर। अगर मीथेन गैस आपने छोड़ दी है तो 7 से 10 साल तक वो रहती है, उसके बाद वो ख़त्म होगी, डिकम्पोज होगी, ख़त्म हो जाएगी। इसकी कंसनट्रेशन 1.67 ppm है, लेकिन हर साल ये 1% बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? अब ये जो कहीं पे आपने गड्ढा खोदा है और वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल, पौधे जानवर सारे पड़े हैं, वो मार्श बन गया है, मतलब दलदली इलाका है, वहाँ पे ये पैदा होती है। और नेचुरल गैस लीक, अगर कोई कुआं है सुई गैस का, वो लीक हो गया है वहाँ से। ऑयल एंड गैस बर्निंग, इसके अलावा अगर हम सुई गैस और ऑयल को जला रहे हैं तो कुछ मिकदार मीथेन की हवा में चली जाती है, तो ये मीथेन है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CH4, ये फार्मूला है मीथेन का, ठीक। तो उसके बाद जो है ना, हम इसको देखते हैं, चले नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला है, और ये 140 से 190 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है, इतना अरसा रहती है अगर एक दफ़ा चली जाए। इसकी कंसनट्रेशन 0.3 ppm थी और अब 0.2% हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये कहाँ से होती है? ये नायलॉन नहीं होता जो कुर्सियों की बुनने वाला होता है मटेरियल, अगर आप इसे जलाएंगे या बायोमास गैस को जलाएंगे जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो ये बन जाती है। तो इसलिए आपको इसीलिए कहते हैं कि प्लास्टिक्स वगैरह को आप ना जलाएं, नायलॉन को ना जलाएं, ठीक है। अब आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका जनरल जो है आप नाम लिखते हैं CFCs, C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो, FC फिर कार्बन्स। तो ये सिंथेटिक है, ये गैस बनाई जाती है। ये आपने देखा होगा कि आपके जो फ्रिज हैं और आपके रेफ्रिजरेटर हैं उसके अंदर ये होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल ऑफ 24% ऑफ ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, यानी इंसान जो है इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 24% इंसान जो है इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसका मसला क्या होता है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। अब मैं आपको बताती हूँ ओजोन लेयर क्या होती है, कि हमारे जो अर्थ है उसके बाहर एक पूरी बड़ी सारी लेयर है, उसका नाम है ओजोन, ठीक है। ओजोन होती है, O3 भी कहते हैं उसको। ये लेयर सूरज के अंदर से आने वाली UV लाइट से हमें बचाती है, UV लाइट को अंदर एंटर नहीं होने देती। अब होता यह है कि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, इतनी सारी है, इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे आके ना, सॉरी, होल हो गया एक, ठीक है। तो अब UV लाइट के सुराख हो गया यहाँ पे आके, तो वो क्या कर रहा है, उस सुराख की वजह से ये अंदर आना शुरू हो गई है UV लाइट। तो ये तो कैंसर काज करती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बनता है। अब ये जो फ्रिज वाली गैसें हैं ना, जो आपकी रेफ्रिजरेटर और फ्रिज वाली, वो ये होल काज करती हैं बेसिकली। लोअर एटमॉस्फेयर में तो नुकसानदेह नहीं है हमारे फ्रिज और रेफ्रिजरेटर की, लेकिन यहाँ से उड़ के जब वो ओजोन वाली लेयर में जाएगी उसको जाके सुराख कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है क्या होगा कि आपका ये जो है वो ओजोन लेयर को ख़राब करेगी। अब मैं फिर बताती हूँ कि हमारी ज़मीन के काफ़ी फासले पे दूर ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर उसे कहते हैं, और उस लेयर में ओजोन लेयर होती है, ओजोन होती है, ठीक है, O3, ऑक्सीजन की तरह की। ऑक्सीजन तो O2 है ना, ये O3 है। तो ये जो लेयर है ये क्या करती है, सूरज की UV रेडिएशन को अंदर नहीं आने देती। UV रेडिएशन कैंसर काजिंग है, कैंसर प्रोड्यूस करती हैं स्किन का, तो उनसे बचाती है। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वाले हैं, ये ऊपर जाके उस ओजोन लेयर को होल कर देते हैं, उसकी डिप्लीशन यानी उसकी वहाँ पे कमी हो जाती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, उसकी डिप्लीशन हो जाती है। एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन 0.00225 ppm इसकी होती है, और हर साल देखें फ्रिज AC इतने लग रहे हैं और उनसे लीक हो जाती है गैस, तो 0.5% बढ़ती जा रही है। लोअर एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन ऊपर जाके ये बहुत ख़राब करते हैं। लीकिंग ऑफ दीज गैस फ्रॉम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल। एरोसोल आपने देखे होंगे, ये
जो आपके स्प्रे होते हैं जिससे आप एयर फ्रेशनर वगैरह हैं, ये चीज़ें एरोसोल कहलाती हैं। ठीक है, जिसको प्रेशर करके आप फिल करते हैं ना, तो उसमें होता है ये, जैसे कीड़े मारत हुए आते हैं, प्रेस करते हैं तो बाहर वो निकलता है, दैट इज़ एरोसोल। अच्छा, अब और गैसेस भी हैं इंडस्ट्रियल गैसेस, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी हैं, पर फ्लोरोकार्बन भी हैं, इनका नाम आपने याद कर लेना है। सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड भी है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड भी है, CFC12 भी है, तो ये आपने नाम याद कर लेना है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, आगे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है कि सनलाइट आ रही है स्पेस से, आई है हमारे एटमॉस्फेयर में, आ गई है और हमारे प्लेनेट को, ज़मीन को आके उसने टच किया। जैसे टच किया ज़मीन ने, अर्थ ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट, ज़मीन ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, फिर रिफ्लेक्ट बैक किया, कुछ वापस भेज दिया। अब जब वापस भेजेगी उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। मोस्ट ऑफ द सम वार्म अप ओशन एंड लैंड, ज़्यादातर सनलाइट की वजह से हमारे ज़मीन और ओशन गर्म हो गए। अब इन्होंने रेडिएशन जब बैक दिए हैं, सनलाइट की वापस निकाली हैं, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की है और उनका नाम है IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जज्ब कर लेती हैं और वो उनमें ट्रैप होके फंस के रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो ये रेडिएशन हमारे डे में 24 घंटे तक रहती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसने हीट को जज्ब करके अपने पास काबू करके रखा है। अब सूरज है तब तक तो गर्मी है, जैसे सूरज जाएगा तो जो गर्मी होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड ने पकड़ के जो हीट रखी हुई है उसकी वजह से है। अच्छा, इसका एक तो फ़ायदा है कि रातें हमारी बहुत शदीद ठंडी नहीं होती, रात को भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी रखती है अपने पास। लेकिन एक नुकसान हो जाता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। So the outgoing energy finds it harder to escape from to space. अब बाहर जाने वाली एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, स्पेस में वापस नहीं जाएगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर ने काबू कर लिया है। किसने? ग्रीन हाउस गैसेस ने। और इस तरह हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो गई है। तो काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हम ये पढ़ लेंगे बाद में नेक्स्ट उसमें लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर आपका यहीं तक है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में।